इजराइल के प्लान्स क्या हैं, मंसूबे क्या हैं इजराइल के, सारा का सारा आसिफ रहमान ने लिया और इसको आउट कर दिया। आसिफ रहमान को लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, ये सीआईए का मामला है, ये गौरव आर्या का मामला नहीं है। अब दोस्तों, अमेरिका के फिलहाल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने एक अजीबोगरीब बात कर। जो बाइडेन और एंटनी ब्लिंकन ने यह फैसला करा है कि जितने भी फंड्स हम दे सकें यूक्रेन को, हम यूक्रेन को वो फंड्स देंगे कि कम से कम 1 साल और यूक्रेन लड़ ले। इसके पीछे मानसिकता क्या है? क्या जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन या इवन एंटनी ब्लिंकन या इवन कमाला हैरिस, कोई भी हो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या इन्होंने एक बार जाके ये बोला है कि साहब ये हमारा प्लान है जिससे पीस हो जाएगा? ट्रंप ने कोशिश तो करी, कम से कम मोदी जी ने भी यही कोशिश करी थी, और ये बहुत पहले मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं कि ये दोनों ही करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आसिफ रहमान एक सीआईए का एजेंट, कहानी सुनिएगा। आसिफ रहमान सीआईए यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो अमेरिका का फॉरेन इंटेलिजेंस विभाग है, उसका एक एजेंट। अमेरिका और इजराइल के बीच में जो खुफिया बातचीत है, जो खुफिया वॉर के प्लान्स हैं इजराइल के, जिसको अमेरिका को भी पता है क्योंकि अमेरिका सब पे नजर रखता है, देयर इज इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन इजराइल एंड अमेरिका। इसको भरोसे से जॉब दिया गया, एक बड़ी जिसको कहते हैं सेंसिटिव पोजीशन आसिफ रहमान की थी। आसिफ रहमान की इतनी सेंसिटिव पोजीशन थी सीआईए में कि उसने He had access to all the information of the CIA, खास तौर से जो ये अमेरिका और इजराइल के बीच में गठजोड़ है इंटेलिजेंस का, और कौन सी प्लानिंग कर रहा है, कौन से हथियार के साथ इजराइल जो है वो ईरान को अटैक करने वाला है। इजराइल के प्लान्स क्या हैं, मंसूबे क्या हैं इजराइल के, सारा का सारा आसिफ रहमान ने लिया और इसको आउट कर दिया। जब पता लगा कि भैया पोल खुल गई तो ये भागा। कंबोडिया में इसको एफबीआई ने कैप्चर कर लिया। दे अरेस्टेड हिम, दे कैप्चर्ड हिम इन कंबोडिया, और गुआम में इसकी पहली हियरिंग है जज के सामने। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि देखना पड़ेगा, सीआईए को यह देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए, ये कमला हैरिस और उसके पहले की भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन लोगों ने क्या करा है ना कि दे हैव कॉज्ड अ ग्रेट डील ऑफ डैमेज। आसिफ रहमान को लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, ये सीआईए का मामला है, ये गौरव आर्या का मामला नहीं है। लेकिन आज मैं ये पॉइंट क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में भी, भारत और अमेरिका के बीच में इंटेलिजेंस का गठजोड़ है, भारत और अमेरिका के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। वी आर पार्टनर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर यूएस में ऐसे आसिफ रहमान जैसे लोग हैं जो ईरान को या किसी दुश्मन देश को, जिसको अमेरिका या इजराइल दुश्मन समझता है, उनको ये इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, कहीं और लीक कर सकता है इंफॉर्मेशन, तो ऐसे 50 और आसिफ रहमान बैठे होंगे सीआईए के अंदर जो कि पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन दे देंगे। तब आप क्या करेंगे? आई थिंक वी नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन एटलीस्ट विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू हायरिंग। ये बहुत खतरनाक चीज है, और इसका जो रिपल इफेक्ट है दोस्तों, ये पूरी दुनिया में, खास तौर से मिडिल ईस्ट, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, वहां पे बहुत अजीब सा पड़ा है। अमेरिका से लीक हुई है, CIA से लीक हुई है। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द CIA इज लीकिंग लाइक अ सीफ। ये पहली बार नहीं है, CIA में लीकेज बहुत हो चुका है पहले भी, लेकिन इस लड़ाई में ये पहला बड़ा लीकेज हुआ है CIA से इंटेलिजेंस का। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस शख्स को टॉप लेवल की, टॉप सीक्रेट क्लियरेंस थी। अभी तो यह पता लगा है कि इसने कुछ प्लान्स बाहर करे हैं, इसने और क्या क्या करा है यह भी अमेरिका इन्वेस्टिगेट करेगा। ये कब से कर रहा है, कौन इसके संगी साथी हैं, ये ईरानियन रेजिम में किस किस के साथ मिला है, इसने एग्जैक्टली किया क्या है। द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस पर्सन नीड्स टू कम आउट। अब वो मीडिया में आ गया तो फिर मीडिया में आएगा, जैसे आप जानते हैं अमेरिका में होता है, फिर ही आएगा मीडिया में। यहां पे एंटनी ब्लिंकन, अब दोस्तों अमेरिका के फिलहाल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, वो
उन्होंने एक अजीबोगरीब बात कर दी है और जो बाइडेन ने भी इसको अप्रूव करा है। बात यह है कि ट्रंप इज प्रेसिडेंट इलेक्ट। ट्रंप ने अभी बागडोर संभाली नहीं है। ये जो अनाउंसमेंट्स ट्रंप, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, जो ट्रंप अभी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं ना कि ये बनेगा, वो बनेगा, जनवरी में बनेगा। आज की तारीख में सत्ता किसके पास है? जो बाइडेन के पास है आज की तारीख में। और दोस्तों, क्योंकि सत्ता जो बाइडेन के पास है, जो बाइडेन और एंटनी ब्लिंकन ने यह फैसला करा है कि जितने भी फंड्स हम दे सकें यूक्रेन को, हम यूक्रेन को वो फंड्स देंगे कि कम से कम 1 साल और यूक्रेन लड़ ले। इसके पीछे मानसिकता क्या है? इसके पीछे सोच क्या है? दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ थिंकिंग दैट हैज लेट डाउन अमेरिका। मैं आपको बताता हूं। इन्होंने बोला कि हम जेलेंस्की को इतना पैसा दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे कि चाहे ट्रंप दोबारा आ जाए पावर में, सेकंड टाइम आ रहा है ना ट्रंप दोबारा आ जाए और सब कुछ रोक दे, डे 1 बोले कि जेलेंस्की को $1 नहीं मिलेगा, $1 नहीं मिलेगा, तब भी जेलेंस्की के पास इतना पैसा हो कि जेलेंस्की साल भर से ज्यादा लड़ सके। अब ये लोग कर क्या रहे हैं? हम बैठे नवंबर पे। अब दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम यह है कि 2 महीने बाकी हैं। अभी हम नवंबर पे बैठे हैं, दिसंबर, जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालेगा और हम कहते हैं कि कोई खास दिन में उसने सत्ता संभाली और उसने पहले दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करा कि यूक्रेन को सारा पैसा बंद कर दिया उसने, डन, सारा पैसा बंद। लेकिन ये 2 महीने यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये इतना पैसा डाल देंगे यूक्रेन में, इतना लबालब पैसे, हथियार, भेजो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ये करना। इसका मतलब दीज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीस। अभी तक क्या जो बाइडेन ने, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, 2.5 साल हो गए लड़ाई को शुरू हुए, जिसको मैंने खुद सोचा था कि हफ्ते भर में खत्म हो जाए। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि लड़ाई होगी नहीं, फिर जब लड़ाई शुरू हो गई मुझे लगा हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएगी। ये 2.5 साल हो गए यार। क्या जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन या इवन एंटनी ब्लिंकन या इवन कमाला हैरिस, कोई भी हो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या इन्होंने एक बार जाके ये बोला है कि साहब ये हमारा प्लान है जिससे पीस हो जाएगा, जिससे अमन हो जाएगा? क्या इन्होंने बोला है कि पुतिन तुम इधर बैठो यार, जेलेंस्की तुम इधर बैठो, चलो अमन शांति की बात करते हैं, खत्म करो, लेन देन करके आउट करो, लोग मर रहे हैं यार हजारों की तादाद में, लेट्स स्टॉप द वॉर? क्या इन्होंने बोला? इन्होंने नहीं बोला। ट्रंप ने सत्ता नहीं संभाली, सत्ता संभालने से पहले ही उसने बात कर ली दोनों से, बोला कि यार सुनो, ये खत्म करो तुम, ये जो तुम्हारा चल रहा है मैटर, चाहे उसका प्लान गलत हो सही हो, वो बाद की बात है। जब भी आप डील करते हैं लेन देन होती है, राइट? दोनों जीतते हैं और दोनों हारते हैं, ये हर एक डील में होता है। आपको कुछ देना पड़ता है, वो कुछ लेगा, कुछ यू हैव टू फाइंड मिडिल ग्राउंड। ट्रंप ने कोशिश तो करी, कम से कम मोदी जी ने भी यही कोशिश करी थी, और ये बहुत पहले मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं कि ये दोनों ही करेंगे। आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, आपको मेरे पुराने वीडियो में इनफैक्ट मैं काम करता हूं, मैं इसकी एक क्लिप चला देता हूं यहां पे, आप देखिएगा मैंने क्या बोला। तो दोस्तों, बात यह हुई है कि एनएसए अजीत डोवाल साहब पहुंच गए मॉस्को, और मॉस्को में उनकी मीटिंग हुई है व्लादिमीर पुतिन से। ये देखिए एक छोटा सा वीडियो। क्या किसी देश ने पुख्ता प्लान प्रेजेंट करा है? क्या किसी भी देश ने या किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने एक लिखित फॉर्म में कोई ऐसा प्लान प्रेजेंट करा है कि साहब ये प्लान है, इससे सुलह हो सकती है, इससे अमन आ सकता है, इससे शांति हो सकती है? ये मुझे लगता है पहला प्लान है दोस्तों, एंड आई एम वेरी श्योर, क्योंकि जो इसके पहले प्लान बताए गए हैं वो एक तरफा बताए गए हैं कि स्विट्जरलैंड में हम मीटिंग कर लेते हैं, वहां पे 100-150 देशों को बुला लेंगे, रूस को हम गाली दे देंगे, सब लोग रूस को कंडेम करेंगे, सब लोग बोलेंगे जेलेंस्की तुम बहुत बड़े हीरो हो, और कहानी खत्म हो गई। पर ऐसे तो शांति नहीं आती यार। शांति तब आती है जब दोनों लोग एक टेबल पर बैठते हैं, और ये काम भारत कर रहा है, और ये काम भारत की तरफ से मोदी जी कर रहे हैं। आप समझ गए दोस्तों मैंने किस तारीख को क्या बोला था? ये जब ट्रंप आएगा तो मोदी जी ने अपना प्लान दे दिया। आपको पता है डोवाल साहब गए थे, यू आर अवेयर, डोवाल साहब गए थे रशिया, और उन्होंने पुतिन को पर्सनली मोदी जी का प्लान हैंड ओवर कर दिया। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्लान दे दिया, और दोनों प्लान्स को पुतिन ने वेलकम करा। पुतिन कहता है कि हम दोनों प्लान को वेलकम करते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वी वॉन्ट पीस, हमें अमन शांति चाहिए। आप हमें मजबूर करेंगे तो हम हमला करेंगे, आप हमें मजबूर मत करिए। तो ट्रंप ने एक प्लान दे दिया। क्या जो बाइडेन ने कोई प्लान दिया 2.5 साल में? नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीस। जो बाइडेन के जितने भी दोस्त बैठे हैं, अरबपति, जो बड़े बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, इनको फंड करते रहो, इंडेफिनेटली फंड करो अमेरिका में।
वॉल स्ट्रीट वाले 3,000%, 3,000% इनके स्टॉक्स के प्राइस ऊपर चले गए दोस्तों। ही डज नॉट वॉन्ट एन एंड टू वॉर, और अभी ये कह रहा है कि नहीं, मेरे दोस्तों को 1 साल और फायदा कराऊंगा, दो ठोको पैसे। अब दोस्तों बात करते हैं बहुत अहम मुद्दे पे कि ट्रंप ने अपनी कैबिनेट किस प्रकार की बनाई है। कुछ लोग हैं उसमें ट्रंप की कैबिनेट में, ये कौन कौन लोग हैं और इनसे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ 3-4 एक नाम हम आज डिस्कस करेंगे। मार्को रूबियो को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट घोषित कर दिया ट्रंप ने, यानी कि जब ट्रंप शपथ लेंगे उसके बाद मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेंगे। शायद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वेरी पावरफुल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का आप लगा लीजिए इंडिया के पैरेलल में, आप मान लीजिए डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया में है तो मार्को रूबियो से। अच्छा, मार्को रूबियो क्यों भारत के लिए अच्छा है? मार्को रूबियो दोस्तों भारत के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि मार्को रूबियो बिल्कुल चीन के खिलाफ है। वो कहता है कि चीन चाहता है दुनिया को रीओरिएंट करना, चीन वर्ल्ड के ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, हमें चीन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह मार्को रूबियो की सोच है दोस्तों। जो मार्को रूबियो है वो मानता है कि चाइना इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को अगर हम आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करें, यानी कि या तो चीन रहेगा या हम रहेंगे। ये इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ये माइंडसेट लेकर आ रहे हैं, और ट्रंप भी यही बिलीव करता है कि ठोको चाइना को, इनके टैरिफ इतने बढ़ा दो कि एक्सपोर्ट। देखिए, मैं कई बार अपने शोज में ये बोल चुका हूं कि चीन जो है वो भस्मासुर है, कई बार बोल चुका हूं मैं, ये भस्मासुर है। जिसने इसको बनाया उसके सर पे हाथ रख के उसी को भस्म करेगा चीन, और करने की कोशिश कर रहा है। और ट्रंप इसकी असली काट है, तो उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लगाया है ना, अभी ये लगाने वाला है, वो वही बंदा है जो चाइना को बिल्कुल सही आंकता है। इट इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। दोस्तों, माइक वॉल्ट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, माइक वॉल्ट्स खुद एक हार्डलाइनर है, एक राइट विंगर है, और माइक वॉल्ट्स ऑल्सो कंसिडर्स चाइना टू बी एडवर्सरी नंबर 1। यहां पे मैं एनिमी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, आई विल नॉट यूज द वर्ड एनिमी, but he does consider China adversary number 1. माइक हकबी, यूएस एम्बेसडर टू इजराइल, हार्डकोर प्रो इजराइल बंदा है। आप इसके कमेंट्स देखिए, आप इसके पहले ट्वीट्स देखिए, पब्लिक अपीयरेंसेस देखिए। ही इज अ सपोर्टर ऑफ इजराइल, और ट्रंप ने यही बोला था हकबी को लगाने के वक्त, व्हेन ही अनाउंस्ड हिज नेम, ही सेड ही इज अ फ्रेंड ऑफ इजराइल। इजराइल का दोस्त है ये, जो इजराइल को जाके वहां पे सपोर्ट करेगा दोस्तों। इसके अलावा देखिए यहां पे जॉन रैटक्लिफ है, सीआईए चीफ, एली स्टेफानिक है, यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, और पीट हेग्सेथ, ये आर्मी वेटरन है। पीट हेग्सेथ ये फॉक्स न्यूज में ये एक टेलीविजन एंकर थे, ये आर्मी में रह चुके हैं, टेलीविजन में थे, और ये बनेंगे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका की ये बनेंगे। और ये जितने भी हैं लोग जिनको ट्रंप ने लगा, उनका दे हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ सोसाइटी। और सबसे बड़ी बात, इन सबको एक चीज पता है कि जब तक अमेरिका चाइना को नहीं निपटाएगा, अमेरिका कैन नॉट बी ग्रेट अगेन। दोस्तों, ये था छोटा सा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।